बासिल एपिसोड 28। बज़ाहिर तो वो सरबीना से बातों में मगन थी, लेकिन दिल इस आने वाले लम्हे के खौफ से लरज़ रहा था। और फिर जैसे ही दुरान को अपनी तरफ आता देखा, गला खुश्क होने लगा। अल्लाह मुझे साबित कदम रखना, मुझे मजबूत रखना। जवेरिया बात सुनो। चंद सेकंड के बाद वो इसके और सरबीना के पास खड़ा इसे रौब से बुला रहा था। आंख उठाकर सबसे इसकी तरफ देखा और फिर दुपट्टे को कंधे पर संभालती हुई इस तक आई। जैसे इसके करीब पहुंची, दौरान आगे चल दिया। अब वो मुतवाजन कदम उठाती इसकी तलकीद कर रही थी। कुछ दूर कैमरों के पास जाकर वो रुका और फिर पलटा। जवेरिया ने अटकी सांस पर मुश्किल बहाल की। मैं झगड़े की शुरुआत करूंगा, फिर तुम साथ देना, ओके? आहिस्ते से करीब होकर कहा। वो जब्त से सर हिला गई। दिल में बढ़ती घुटन और गला अटकता आंसू का गोला वो जब्त की रस्सी को थामे हुई थी। बकवास बंद करो अपनी। दौरान की रोबदार गूंज से इर्द गिर्द कितने ही लोग एक साथ मुतवज्जे हुए। वो गुस्से से सुर्ख होता चेहरा लिए जवेरिया के सामने खड़ा था। जवेरिया ने चेहरा इसकी तरफ बढ़ाया। इतने दिन से तुम्हें बार बार एक ही बात समझा रहा हूं, तुम्हें वो समझ नहीं आ रही? दौरान की अगली धाड़ पर जहां सारे कैमरे इसकी तरफ घूमे थे, वो ऐलान में सख्ता छा गया था। जवेरिया की आवाज घुट गई थी। दिल में धुआं भर गया था और आंखें बस नमकीन पानी से भरने ही वाली थी। दौरान क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? असफन मलक एकदम से आगे बढ़े और करीब आते ही दुरान के कंधे को थामा। आप चुप रहें। इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। जब से हमारी शादी हुई है, एक दिन भी सुकून का नहीं गुजारा मैंने। दुरान ने खूंखार निगाह जवेरिया के झुके सर पर गाड़े गुर्राते हुए कहा। चारों तरफ दबी दबी सरगोशियां होने लगी थी। दुरान क्या कर रहे हो? जवेरिया बेटा अंदर जाओ। असफन मलक ने दुरान का बाजू थामा और जवेरिया को अंदर जाने का इशारा किया। नहीं जाएगी ये अंदर। दुरान ने एक झटके से बाजू छुड़वा दिया और जवेरिया को दोनों कंधों से थाम कर करीब किया। क्या मसला है, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? दुरान ने इसके कान में आहिस्ते से कहा और एक झटका देकर अपने सामने किया। जैसे ही झटका मिला, जवेरिया की आंखों में अटकते आंसू एकदम से लड़खड़ाकर गाल पर गिरे। इसके चेहरे पर निगाह जाते ही वो जो अदाकारी के जौहर दिखा रहा था, एकदम से साकिन हो गया। वो रो रही थी। आंसू मतवातर गाल पर बह रहे थे। वो इसकी धड़कन में जो बसने लगी थी, वो इसके सामने खड़ी आंसू बहा रही थी। दुरान ने इसके बाजू को थाम कर एक झटका दिया और सीने से लगाकर बाजू में भेंच लिया। सब कुछ घड़ी भर में ही थम गया। वक्त जो भाग रहा था अब धीरे से रखने लगा। रूह जो पल पल बिखर रही थी सिमट गई। दुरान की मजबूत बाहों के आसार में वो हैरत से दंग पूरी आंखें खोले खड़ी थी। गाल इसके सीने से ऊपर इसके मजबूत कंधे से लगा था और धड़कनें अपनी रफ्तार कम कर चुकी थी। बेयकीनी, बेख्तियारी, एक ख्वाब जैसा एहसास, एक तलस्सम के शहर में जगड़े लम्हे जैसा एहसास, ऐसा नाकाबिल यकीन ख्वाब जिसके टूट जाने का खौफ हो, मगर ये ख्वाब नहीं था। दौरान का सांस लेना, इसके दिल का धड़कना, इसका लम्स, इसकी खुशबू, वो सब महसूस कर रही थी। ये वो लम्हा था जब वो खुद से किया हर वादा भूले एक रवायती औरत का रूप धार गई थी। वो औरत जिसको खुदा ने मोहब्बत की मिट्टी से सैंचा और नरम दिल इसके सीने में रख दिया। वो बहुत मजबूत बनकर यहाँ तक आई, मगर दिल ऐन वक्त पर बगावत कर गया, दगा दे गया। हाँ, ये सच था कि दौरान से इसकी लाजवाल मोहब्बत का इतराफ मुश्किल था, अपने सालों के इंतजार का इकरार मुश्किल था, लेकिन दिल कहाँ दिमाग की सुनता है, खास तौर पर तब जब वो खुद सर हो जाए। सामने खड़ा वो शख्स इसकी दस्तरत में होकर भी इसकी सोच से कहीं ऊंचा था। दुरान का ये बावर करवाने के लिए कि वो वैसी नहीं है जैसा वो इसे समझ रहा है। इसने खुद पर, दिल पर, जज्बात पर हजारों बांध बांध लिए थे। बरसों से इसकी एक मुलाकात की यादों के सहारे जीने वाली ने ये बेपनाह मोहब्बत अपने ही अंदर ऐसे छुपा ली थी कि वो खुद भी इस बात से इनकारी थी कि इसे दुरान से मोहब्बत है। इंसान चाहे खुद से बहुत मजबूत बन जाए, पुरज़म होकर अपने फैसलों पर डट जाए, लेकिन इसके दिल का हर राज भेद वो जानता है जिसके पास सब अख्तियारात हैं। इंसान के मजबूत बनने से कुछ नहीं होता। वो जब चाहे किसी को भी किसी लम्हे कमजोर कर दे। वो मालिक है कुल कायनात का, और इस वक्त भी जो कुछ हुआ इन दोनों के अख्तियार में नहीं था। ये सब तो उसके अख्तियार में था जो अर्श पर जोड़े बनाता है। तुम नहीं जान सकती कि दुनिया में अनगिनत चलते फिरते वजूद में से किस वजूद की पसली से ली गई मिट्टी से तुम्हें सींचा गया है। तुम्हें कैसे, कब और क्यों तुम्हारी इस मुजाजे खुदा से मिलाना है, इस सब की खबर तुम्हें नहीं, इस जात को है जिसने कायनात के इस निजाम को चला रखा है। तुम चाहे इस नाजुक दिल के साथ मजबूत बनते हुए हजार नफी करो इसके साथ की, जिसके वजूद से ली गई मिट्टी से ही तुम्हारा वजूद इस दुनिया में आया है। लेकिन अगर तुम सच्ची औरत हो, जिसका दिल नरम और हसास है, जैसा अल्लाह चाहता है, तो तुम कभी अपने इस जोड़ के वजूद से मुनकर नहीं हो सकती।
तुम इसी में से सिंची हो, तुम्हें इसी से मिलना है। वो तुम्हारी तकमील है और यही वो निज़ाम है जो इस पाक ज़ात ने तश्कील दिया है। आदम और हव्वा से चला ये सिलसिला अज़ल से है, अबद तक रहेगा। दुनिया में हर वजूद को जोड़े की सूरत में पैदा किया गया है। इनका मिलन लाज़िम है। कब, कहाँ, कैसे, किस वक़्त, ये सब वो जानता है जिसने इस निज़ाम को तश्कील दिया है, और वो अल्लाह है। तुम्हें अलग करना है या इस जोड़ी को अब्दी बनाकर जन्नत में तुम्हें इसके तख्त की मलका बनाना है, सिर्फ वो जानता है। दुरान ने जिस लम्हे से खुद से लगाया, वो एक ऐसी पहेली की मानद थी जिसकी जान के आखिरी पल सामने खड़े इस जादूगर की मुट्ठी में थे। वो ढह जाती अगर दुरान इसे खुद में सिमट ना लेता। जैसे ही हवास बहाल हुए, इसका पूरा वजूद दिल बनकर धड़का। दुरान का इसके गिर्द बांधा बाहों का ये हसार वैसा नहीं था जैसे अदाकारी में हुआ करता था। वो तो इसे खुद में सिमेट कर अपनी धड़कनों से इसकी धड़कनों को छू रहा था। बिल्कुल खामोश, इसे खुद से लगाए वो हर बात भूले हुए था। इर्द गिर्द खड़े लोग, वो जो कुछ देर पहले दुरान के यूं बरहम होने पर मैनी खेज सरगोशियां कर रहे थे, अब शस्तर खड़े इस मंजर को ताक रहे थे। अनगिनत कैमरे जो इस सनसनीखेज खबर के तौर पर इस मंजर को कैद करने में लगे थे, अब इस दिल फरेब मंजर को कैमरों में कैद कर रहे थे। जहां नफरतों से भरे दिल जल कुड़ गए, वहां कुछ लोग इस दिल फरेब मंजर पर बेख्तियार मुस्कुरा उठे। कुछ पल पहले दुरान की धारने पर छाई खामोशी अब शौक, सीटियों और तालियों की गूंज में तब्दील हो गई। चारों जानब से कह के और मैंने खेज मोहब्बत भरे जुमले गूंज रहे थे। दुरान मलक जो अपनी बीवी पर गरजा था, इसकी आंख से बहता एक आंसू देखकर सब भुला दिया। वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी। वो जो बेख्तियार इसे खुद में सिमट गया था, अब होश आने पर एहसास हुआ कि वो तो दुनिया के सामने अपने रिश्ते को कमजोर जाहिर करने वाले थे, लेकिन यहाँ तो सब उलट हो गया। आइस्की से जवेरिया के गिर्द बंदी बाहों की गिरफ्त खत्म की और अलग हुआ। वो सर झुकाए हुए थी, हैरत बेयकीनी चेहरे पर अब भी रकम थी। दुरान ने इससे अलग होकर नजल होते हुए अपने शाल दुरुस्त की। तालियां पीटते लोगों के मैंने खेज जुमले पर वो होंकों की तरह मुस्कुरा दिया। दुरान की सबसे पहले निगाह मुंह खोले खड़े अटल पर पड़ी। दुरान के देखते ही इसने कुछ इस तरह से देखा जैसे पूछ रहा हो, ये क्या था सब। सब लोग इस बात को मामूली झगड़ा गिनवाते हुए अब फिर से अपनी अपनी बातों में मशगूल हो गए। परेशान अगर थे तो वो दो दिल थे जो बिन कहे एक दूसरे को बहुत कुछ कह गए। बाज़ औक़ात खामोशी की जुबान आपकी बोलती जुबान से ज्यादा खूबसूरत होती है। दुरान की खामोशी ने जो कहा, वो इसके वजूद में एक ऐसी जिंदगी की लहर दौड़ा गया कि वो खुद हैरान थी। लरसते दिल और वजूद के संग कदम उठाती वो वापस सरबीना के पास आई। जहां जहां से गुजरी मुख्तलिफ आवाजें थी जो कानों में पड़ रही थी। क्या हुआ था, डांट क्यों रहा था, हुआ क्या था, सब खैरियत है ना। दौरान का गुस्सा तो बहुत मशहूर है, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारा एक आंसू नहीं बर्दाश्त हुआ इससे। इस तरह के हजारों जुमलों कानों में पड़ रहे थे, लेकिन हकीकत से सब नाशना थे। वो सामने बैठा कुर्सी पर दुरान को घूर रहा था। रात के 3 बज रहे थे। लॉन में चंद घंटे पहले वाली चहल पहल का नामो निशान तक ना था। लॉन की इस खामोशी में अब सिर्फ 2 नफूस मौजूद थे। स्विमिंग पूल के पास लगी सफेद कुर्सियों पर आमने सामने बैठे थे। दुरान सर के बालों को दोनों हाथों में जकड़े बैठा था और अतुल थोड़ी के नीचे हाथ को टिकाए इसे घूर रहा था। असवन मतलब कुछ देर पहले इन दोनों के पास से उठ कर गए थे। इनके जाने के बाद अटल मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, जो परेशान हाल बैठा था। क्या था ये सब? अटल के सवाल पर दुरान ने हाथों में जकड़े बालों को छोड़ा और इसकी तरफ देखा। बाल पल भर में बिखर कर माथा ढक गई। बिला जवाब चेहरे पर हाथ फेरा और फिर मसनूई हैरानगी जाहिर की। क्या सब? वाह, क्या सब? ये जो हुआ आज तकरीब में, ये सब? अटल ने थोड़ी के नीचे रखा हाथ हवा में उठाए तंजिया कहा। पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे देखा नहीं क्या हुआ। देखा तो है, लेकिन ये सब वो नहीं था जो तुमने मुझसे कहा था। क्या कहा था मैंने? बड़े रौब से पूछा। लो सुन लो जना, वो भी भूल गए क्या कहा था मुझे। अटल ने मिनीखेज लहजे में कहते हुए इस्तेहाजा कहकर लगाया। दुरान ने इस पर से निगाहें हटाई, स्विमिंग पूल के लहरें बनाते पानी पर टिका दी। वो रो रही थी। खोए लहजे में जवाब दिया। गहरी सांस खारिज की, फिर रुख अटल की तरफ मोड़ा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। गंभीर लहजे में अपने कमजोर पड़ जाने का इतराफ किया। अटल के चेहरे पर एकदम खुशगवारी जाहिर हुई। आई लव यू चहक कर कहता वो बत्तीसी निकाले अब दुरान की तरफ देख रहा था। सच पूछूं तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब तुम्हें यूं मोहब्बत में देखकर दिल से खुशी हो रही है मुझे। अटल की खुशी इसके लहजे में भी झलक रही थी। दुरान के चेहरे पर संजीदगी और इस्तराब हनूस कायम था। क्यों है इतना परेशान? कुछ गलत नहीं किया तुमने, सब ठीक था। तुम मोहब्बत करते हो, वो बीवी है तुम्हारी। बात ये नहीं है। दुरान ने भुएं परेशानी में खट्टी की।
इसने कहा वो मुझसे इस कैद जैसी जिंदगी और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से निजात चाहती है। फिर इसकी आंखों में आंसू क्यों आए? सिंपल, वो झूठ बोल रही है तुमसे। अटल ने बर्दाश्ता जवाब देकर कंधे उचकाए। मैं इसकी सोच पर कुछ नहीं कह पाता। वो बहुत मजबूत असाब की मालिक है। इसे खुद पर इतना काबू है कि वो अपनी सोच को अपने जहन पर हावी नहीं होने देती। लेकिन कुछ देर पहले इसका रोना समझ से बाहर है। क्या समझ से बाहर है ओ मेरे भाई? मोहब्बत ऐसे ही घुटनों के बल गिरा देती है। अब अपनी मिसाल ले, क्या था और क्या बन गया? क्या बना हूं? दुरान ने अबरू उचकाए। जोरू का गुलाम, जो अपनी बीवी का एक आंसू भी नहीं देख सकता। बकवास बंद कर। ये कोई बकवास नहीं, एकदम सच्ची बात है। वो लड़की दुनिया में वाहिद होगी जिसके सामने तुम्हारी सारी अक्कड़ खत्म थी। अटल ने बड़े वसूख से बात की और कुर्सी के बाजू पर हाथ मारा। देखो, ये बिला वजह की खोल खत्म करो। दिल ने इसे कबूल कर लिया है, अब तुम भी करो। दुरान ने इसकी बात पर सर हवा में मारा। कैसे कर लूं कबूल मैं, जिसको ये तक नहीं पता कि मैं हूं कौन? खुद में ही उलझा हुआ और अब इसको खुद में उलझा लूं। दुरान, तू वो है जो है। मुझे ऐसा लगता है तुमने खुद के गिर्द एक ये हसार बना लिया है। ये हसार, ये अकेलापन, ये खुद पर तुम्हारा जुल्म, ये सब वही खत्म करेगी। अगर मेरी हकीकत सुनकर वो मुझसे दूर हो गई। देखा नहीं कितनी मजबी है वो, और मैं एक गुनाह से तश्कील में आया वजूद। दुरान की पेशानी पर गहरे होते बलों के साथ आवाज में चुपता कर भी बढ़ रहा था। अटल ने इसकी बात पर एकदम से कुर्सी से जोड़ी अपनी पुश्त सीधी की और आगे हुआ। गुनाह से तश्कील में आया वजूद बजात खुद अपनी तश्कील का जिम्मेदार कैसे हो सकता है? दुरान, तुम इस सोच के साथ जीते रहे तो एक दिन मेरे सिवा कोई तुम्हारा नहीं होगा। और मैं सब हो सकता हूँ लेकिन तुम्हारा खूनी रिश्ता नहीं हो सकता। मुझे इससे मोहब्बत नहीं करनी थी, ना खुद को कमजोर करना था और ना इससे करना था। दुरान ने लब भेंचे फिर से चेहरे का मुख दूसरी तरफ घुमाया। जो कुछ हो जाए इस पर पछताने से अच्छा है कि इसे अपनाया जाए। अगर कुछ बुरा हो तो माफी मांग ली जाए, और अगर कुछ अच्छा हो तो इसमें खुश हुआ जाए। अटल ने बड़े तहम्मुल से ठहर ठहर के बात मुकम्मल की और अपनी जगह से उठा। मैं जा रहा हूँ सोने। वो जो मेरे पीछे लगा दी है ना, सुबह इसके साथ तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करनी है। अटल ने एकदम से पेशानी पर शिकन डाले जैसिका का जिक्र किया और फिर कुर्सी से उठा। मेरा ख्याल है यहाँ बैठकर अंदाजे लगाने के बजाय तुम्हें कमरे में जाकर इससे पूछ लेना चाहिए कि क्यों रोई थी तुम, और साथ में इसको भी बताना चाहिए कि तुम्हारे रोने पर मैंने तुम्हें गले क्यों लगाया। अटल ने शर्ट दुरुस्त करते हुए मुतवाजन लहजे में मशवरा दिया और फिर कदम पोर्च की जाने बढ़ा दिए। धाड़ की आवाज पर कमरे का दरवाजा खुला। वो जो कुछ देर पहले ही दरवाजे से दूर हुई थी, फटी फटी आंखों से अपने सामने शराब में धुत खड़े शख्स को देख रही थी। ली ताऊ इसे अपने गांव में ले आया था और आते ही एक कमरे में बंद कर दिया था। आज दूसरे दिन ही वो इसके कमरे में किसी आदमी को भेज चुका था। आदमी खबासत से मुस्कुराता हुआ और लड़खड़ाते कदमों को संभालता हुआ इसकी तरफ बढ़ रहा था। आदमी के अपनी तरफ बढ़ते कदमों से वो कमर पर बंधे हाथों में पकड़े कांटे पर गिरफ्त मजबूत कर रही थी, जो इसने कुछ देर पहले ली ताओ और इस आदमी के साथ गुफ्तगू सुनते ही प्लेट में से उठा लिया था। वो कुछ देर पहले ही कमरे में मौजूद खिड़की के बाहर अपने दुपट्टों को भी बांध चुकी थी। ली ताओ को इस खिड़की से कोई खदशा शायद इसलिए नहीं था कि खिड़की के पार नीचे गहरी खाई थी, क्योंकि ये मकान ऊंची पहाड़ी पर था। आदमी जैसे ही इसके करीब पहुंचा, इसने फौरन पहला वार इसकी रान पर किया। कांटे के इसकी जिल में पुपुस होते ही इसने इस पर और वजन डाला। वो फलक शगाफ चीख कर जैसा ही लूट फूट हुआ, इसने फौरन बंद दरवाजे पर एक निगाह डाली और खिड़की की तरफ भागी। कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही जवेरिया ने खुली आंखें जोर से बंद की। तो आखिर वो कमरे में आ ही गया। वो कंफर्टर को सर तक ताने बेड पर लेटी इसके आने के इंतजार में थी, जो तकरीब के बाद से नजर नहीं आया था। कमरे में आकर कपड़े तब्दील करने के फौरन बाद बिस्तर में लेट तो गई थी, मगर आज रात नींद किसको आ सकती थी? अजीब बेकली थी, बेचैनी। वो कमरे में आएगा तो क्या बात होगी? इसे रोने की वजह क्या बताऊंगी? दौरान के कदमों की छाप बेड की तरफ आती महसूस हुई। वो शायद अब बेड के पास इसके सर पर खड़ा था। दिल पूरी रफ्तार से धड़क रहा था। गाल तपने लगे, सांस अटक गई। अटल ने ठीक कहा था, इसे जवेरिया से इसके रोने का सबब पूछना चाहिए। यही सोच के कमरे में आते ही पहली निगाह बेड पर पड़ी। वो सो चुकी थी शायद, लेकिन फिर भी तस्दीक के लिए वो पास आया तो चेहरा कंफर्टर में छुपा था, लेकिन अंदाज से साफ जाहिर था कि वो सो गई है। पलटा और मायूसी से कदम सोफे की तरफ बढ़ा दिए। सोफे पर लेटते छत को घूरते हुए जहन बार बार इसी मंजर को दोहरा रहा था। जब वो सारे फासले मिटाए इसके गले लगी हुई थी। गुर्बत का वो लम्हा चाहे अचानक ही मैसर आया था, मगर वो हिम्मत को बढ़ा गया था।
کمرے میں کلاک کے ٹک ٹک کے ساتھ وقت گزر رہا تھا۔ جیسے ہی 4 بجے، میز کے طرف پر پڑے جویریہ کے موبائل پر بجتی گھنٹی پورے کمرے میں گونج گئی۔ تہجد کی نماز کے لیے بجتے الارم نے خاموش کمرے میں خلل پیدا کیا تو دوران نے جلدی سے کھلی آنکھیں زور سے بند کی۔ یقین تھا کہ وہ نماز کے لیے ضرور اٹھے گی۔ جویریہ نے کمفرٹر کو چہرے پر سے ہٹایا اور کوہنی کے بل تھوڑا سا اوپر ہو کر چور نگاہیں صوفے پر ڈالی۔ دوران شلوار قمیض میں ملبوس ہی صوفے پر سو رہا تھا اور وضو کرنے کے لیے قدم ریسٹ روم کی طرف بڑھا دیے۔ پتہ نہیں کیوں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ دوران نے ریسٹ روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر پھر سے آنکھیں کھولی۔ دل اور دماغ ایک بات پر متفق ہو چکے تھے، اسے جویریہ سے اس کے رونے کی وجہ جاننی تھی۔ چند منٹ کے بعد دروازہ کھلا اور سر پر سکارف گھماتی جانماز ہاتھ میں تھامے بیڈ کے طرف میں موجود جگہ کی طرف جاتی دکھائی دی۔ دوران نے پوری آنکھیں کھول لیں۔ ہلکے مسٹرڈ گاؤن نما فراق میں ملبوس جانماز پر کھڑی وہ اب نماز پڑھ رہی تھی۔ پرسکون معصوم چہرہ جو دل میں اتر رہا تھا۔ اس کے اندر کی دنیا یکسر بدل چکا تھا۔ چند منٹ کے توقف کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی ہوئی تھی۔ دوران اپنی جگہ سے اٹھا اور ننگے پاؤں چلتا اس کے قریب آیا۔ دوران کے قریب آتے ہی دعا مانگتے ہاتھ کام گئے۔ وہ سر پر کھڑا تھا اور پھر یکدم سے اس کے پاس فرش پر الٹتی پلٹتی مارے بیٹھ گیا۔ وہ بہت قریب بیٹھا تھا۔ اس کا گہری نظروں سے دیکھنا دل دھڑک رہا تھا۔ جویریہ نے آہستگی سے دعا صورت کھلے ہاتھ چہرے پر پھیرے اور چہرہ اس کی طرف گھمایا۔ آنکھیں اس کی گہری کھلی آنکھوں میں جھانک گئی۔ وہ بس خاموش بیٹھا مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اتنا قریب بیٹھا تھا کہ اگر وہ اٹھتی تو سر دوران کے سر سے ٹکرا جاتا۔ جویریہ نے پلکیں گرائیں، تھوک نگل کر جھکی نگاہیں پھر سے اٹھائی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم روئی کیوں تھی؟ فوراً اس کے سوال پر سوال کیا۔ انداز ایسا تھا جیسے اس کے بس بولنے کا منتظر تھا۔ دل پڑپڑانے لگا، گود میں رکھے ہاتھ کام گئے۔ آپ نے گلے کیوں لگایا؟ پھیکی سی آواز میں سوال کیا اور نگاہیں جھکا لی۔ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ دوران کی نگاہیں ساری ہمت ختم کر رہی تھی۔ پہلے سوال میں نے کیا ہے، بڑے روب سے کہا۔ آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ لڑکیاں پہلے نہیں دیا کرتی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ برساتا جواب دیا۔ نگاہیں جھکی تھی۔ تم لڑکی نہیں بیوی ہو میری۔ دھڑکتے دل کے ساتھ گمبھیر لہجے میں جواب دیا۔ آج یہ سب کہنے میں کوئی آر نہیں تھی۔ جویریہ نے چونک کر سر اوپر اٹھایا۔ نگاہوں کا پھر سے تصادم ہوا۔ دوران کی محبت سے لبریز آنکھیں کسی صورت جھوٹی نہیں تھی۔ یہ دل کیسے یقین کرے؟ صرف دکھاوے کی، پھیکے لہجے میں جواب دیا۔ لیکن نکاح تو سچ میں کیا ہے نا؟ اس نکاح کو تسلیم تو نہیں کیا کبھی؟ اگر کہوں کہ کر لیا ہے؟ دوران کی بات پر وہ جو ترکی بہ ترکی جواب دے رہی تھی ساکن ہوئی، لیکن خاموشی چند سیکنڈ کی تھی۔ یقین نہیں کروں گی، آنکھوں میں جھانک کر کہا اور فوراً نگاہیں پھر سے جھکا لی۔ بے یقینی کی وجہ؟ دوران آنکھوں میں جھانکتا جازم میں بول رہا تھا۔ میرا عام ہونا اور آپ کا خاص ہونا۔ آہستگی سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ہاتھوں کی انگلیاں اب سکارف کے کونوں کو تھامے ہوئی تھی۔ کیسے سوچ لیا کہ تم عام ہو اور کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں خاص ہوں؟ دوران تو جیسے آج اس کے سارے سوال جواب کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ سوچنے اور کہنے سے کیا ہوتا ہے، سب سامنے تو ہے۔ نظریں چرائے دوران کی نگاہیں اب اس کی آنکھوں میں دیکھنے نہیں دے رہی تھی۔ ضروری تو نہیں جو سامنے ہے وہی سچ ہو، محبت سے جواب دیا۔ جویریہ نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ چلو اب بتاؤ، روئی کیوں تھی؟ اپنائیت بھرا لہجہ تھا۔ تکلیف ہو رہی تھی۔ کس بات کی؟ میں تو سب ڈرامہ کر رہا تھا، تم نے خود کہا تھا کہ تم اب اس قید سے رہائی چاہتی ہو۔ نہیں چاہتی، بس صافہ جواب دیا۔ سب تھم گیا۔ میں نہیں چاہتی یہاں سے جانا، میرا کوئی بھی نہیں اس دنیا میں۔ ماں باپ مجھے مسلمان ہونے کے بعد قبول نہیں کریں گے۔ مجھے صرف اپنا نام دے دے اور یہیں رکھ لیں، میں ساری عمر یہیں رہوں گی، کبھی تنگ نہیں کروں گی، کبھی بات نہیں کروں گی، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ وہ سر جھکائے دلگیر لہجے میں کہہ رہی تھی۔ دوران کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لیا۔ اوہ تو صرف یہ وجہ ہے؟ گھٹن پھر سے بھرنے لگی۔ صرف یہ وجہ تھی؟ گھر زدہ لہجے میں سوال کیا۔ ہاں۔ اس کی ہاں نے دل پر بہت کاری ضرب لگائی۔ دل بجھ گیا اور چہرہ دھواں دھواں ہوا۔ وعدہ ہے تم سے، تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ تمہیں طلاق کے بعد میں مکمل سیکیورٹی ملے گی اور ایک گھر جہاں تم چاہو، یہاں یا پاکستان۔ خود پر ضبط کیے وہ بمشکل الفاظ ادا کر رہا تھا۔ جویریہ نے تڑپ کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ نہیں، نہیں، میں یہی رہنا چاہتی ہوں، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ مضطرب نگاہیں دوران کے اداس چہرے پر گھماتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں چاہیے؟ جب مجھ سے کچھ حاصل نہیں
تو صرف میرے نام کو لے کر کیا کرو گی؟ دوران نے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا اور پھر سے آنکھوں میں پانی بھر کر بیٹھی تھی۔ تمہیں زندگی گزارنی نہیں جینی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی اچھا مسلمان لڑکا تمہارا ہاتھ تھام لے گا۔ میں مر جاؤں گی۔ گھٹی آنسوں میں رندی آواز تھی۔ دوران نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ خود سے الگ کرو گے تو مر جاؤں گی۔ وہ رو رہی تھی۔ زکام زدہ آواز آنسوں کا گلا گھونٹتی بمشکل ادا ہو رہی تھی۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے بہت زیادہ، اور اب سے نہیں، بہت سالوں سے، شاید ہماری پہلی ملاقات کے بعد سے۔ وہ ایک کے بعد ایک دوسری بات کر رہی تھی۔ دوران اس کے چہرے کو دیکھتا اس لمحے میں قید تھا۔ ہمارا ملنا کوئی اتفاق نہیں تھا، میں نے آپ کو بہت بہت مانگا تھا، ہر پل، ہر دعا میں، تہجد میں، ہر نماز میں۔ دوران کے لب مسکرا دیے جبکہ آنکھیں نم تھیں۔ میں جانتی ہوں میں آپ کے معیار کی نہیں ہوں، میں معمولی ہوں، اس لیے کبھی بھی آپ سے اس محبت کی طلبگار نہیں ہوئی۔ وہ رہانسی آواز میں کہتی سر جھکائے ہوئے تھی۔ اس کی اس بات پر دوران نے ماتھے پر شکن ڈالے۔ مجھے بس خود سے الگ نہیں کرے۔ وہ رو رہی تھی۔ دوران کو اس کا ہر آنسو اپنے دل پر گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ تم نہیں بلکہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں تو؟ تحسیر سے سیاہ پتلی والی آنکھیں کھولے اور دوران کے چہرے پر چھائی اداسی کو دیکھ رہی تھی۔ دوران کے وجیہ چہرے کا عکس سکڑتی پتلیوں میں بدل کر ایک یاد کو واضح کر رہا تھا۔ یہ وہی اداسی تھی جو آج سے 7 سال پہلے اس نے چھت پر اس کے چہرے پر دیکھی تھی۔ وہ جو اس کے لیے ایک تکمیل تھا، اس کے سامنے بیٹھا یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے قابل نہ ہو؟ میری نظر سے کبھی خود کو دیکھے تو آپ کو خود سے عشق ہو جائے۔ وہ پل بھر کو منجمد ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ دوران نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ محبت کے دعوے دار بہت دیکھے تھی، لیکن دل آج اس کے اظہار پر اتنی جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔